गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th लेवल पर प्रमाण संरचना में। टॉपिक है रदरफोर्ड का प्रयोग और परमाणु का रदरफोर्ड का मॉडल। कहने का मतलब ये है कि थॉमसन का जो तरबूज मॉडल था उसमें कमियां थी। वह मॉडल कोई प्रायोगिक तथ्य के आधार पर नहीं था, इमेजिनरी मॉडल था। तो बहुत सारे साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को परमाणु की संरचना के बारे में संतुष्ट जो है कि कंसेप्ट या जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए उस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, अल्फा कण बॉम्बार्डमेंट। उन्होंने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट किया, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस का, और उसके बाद परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कौन? रदरफोर्ड। स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट किए और उसके बाद उन्होंने नाभिक का खोज किया और उसके बाद अपना मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं या ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उनके मॉडल में इलेक्ट्रॉन को प्लेनेट और न्यूक्लियस को सन से तुलना किया गया है, इसलिए उनके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो उनका प्रयोग क्या था? तो उन्होंने ऐसा जो है कि एक ब्लॉक लिया जिसमें से अल्फा कणों को क्रिएट किया और इन अल्फा कणों को ये वृत्ताकार एक पर्दा लिया और इसमें स्वर्ण धातु की पतली पन्नी रख दी और उस पर बॉम्बार्डमेंट किए। तो जब वे स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, बहुत पतली पन्नी लिए, ठीक ना, और उस पर हाई स्पीड के अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट किया, तो जो उनका अनुमान था उसके विपरीत उन्हें रिजल्ट मिला। तो रिजल्ट मिला तो उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसको देखे पर्दे पर। तो अल्फा कण जो है कि बहुत ही इधर उधर वितरित हो गए थे। तो उन्होंने क्या देखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने देखा कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधी रेखा में चले गए थे। उनका फर्स्ट क्या था कि जब उन्होंने प्रयोग किया तो ये देखा कि मैक्सिमम अल्फा कण सीधी रेखा में चले जाते हैं। अधिकांशतः अल्फा कण कैसे गए? सीधी रेखा में चले गए। कुछ अल्फा कण अपनी मार्ग से कम एंगल पर और कुछ अधिक एंगल पर विचलित हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरा नंबर था उनका। और थर्ड नंबर उन्होंने देखा कि बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो कि अपने ओरिजिनल मार्ग में, जिस मार्ग से गए उसी मार्ग में वापस चले आए। तो उन्होंने जब यह प्रयोग किया स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों के, तो उन्हें मेन रूप से, मुख्य रूप से 3 तथ्य देखने को मिला। पहला कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधी रेखा में चले जाते हैं, कुछ अल्फा कण कम कोण पर और अधिक कोण पर विचलित हो जाते हैं, और बहुत ऐसे कम अल्फा कण थे जिस मार्ग से गए उसी मार्ग में वापस चले आए। तो इन 3 बिंदुओं से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि ऐसा लग रहा है कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो रहा है कि परमाणु का अधिकांशतः भाग
खाली होता है। परमाणु का अधिकांशतः भाग खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। और कुछ अल्फा कण जो कि अपने मार्ग से छोटे कोणों पर या अधिक कोणों पर विचलित हो गए, जिससे सिद्ध ये होता है कि परमाणु के बीच में कम दूरी में धनात्मक भाग उपस्थित होता है, जिससे कि कुछ कण अपने मार्ग से क्या हो गए, इधर उधर विचलित हो रहे हैं। इससे प्रूफ हो रहा है कि पूरे परमाणु के अंदर नहीं, लेकिन छोटे रीजन में कम दूरी में धनात्मक भाग उसका है। कम रीजन में तो धनात्मक है, लेकिन थर्ड नंबर जो दिया, तीसरी बिंदु से यह पता चला कि जो वह धनात्मक भाग कम दूरी में है वह दृढ़ और सघन है। क्योंकि जो तीसरे बिंदु से यह पता चला कि जो अल्फा कण गए उस छोटे से कम रीजन वाले भाग को छेद करके, पेनिट्रेट करके आगे नहीं बढ़े, बट उससे टकरा करके ऐसे वापस चले आ रहे हैं जैसे कि वे किसी दृढ़ वस्तु से क्या हो, टकराए हों। मतलब कि जो थर्ड बिंदु से तीसरे नंबर बिंदु से यह पता चला कि जो वो धनात्मक भाग है परमाणु का, जिससे अल्फा कण जाकर टकरा करके वापस आ रहे हैं, वो हल्का नहीं है, वो क्या है, सघन है, दृढ़ है, जिससे कि अल्फा कण उससे टकराने के बाद वापस चले आ रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने तीसरे बिंदु से यह निष्कर्ष निकाला कि हो न हो परमाणु का जो धनात्मक भाग है वह उसके केंद्र में, इस सूक्ष्मतम भाग में केंद्रित है। इसीलिए वह भाग क्या है, सूक्ष्म है लेकिन दृढ़ और सघन है। और तब जाकर के रदरफोर्ड ने उस सूक्ष्मतम धनात्मक कठोर और सघन भाग का नाम नाभिक रख दिया और बताया कि परमाणु का समस्त धनात्मक आवेश और भार इसी सूक्ष्मतम भाग में परमाणु के केंद्र में स्थित रहता है, जिसको उन्होंने नाम नाभिक रखा। और इस प्रकार से अल्फा कणों की जो बम्बार्टमेंट प्रयोग था, अल्फा कणों का बम्बार्टमेंट प्रयोग से रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। और उसके बाद रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के बाद अपना परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिनके मुख्य बिंदु निम्न हैं। हम ध्यान देते हैं कि रदरफोर्ड की मॉडल के नाभिकीय मॉडल के मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो ध्यान देते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के जो मुख्य बिंदु थे वो उसमें पहला बिंदु था कि परमाणु सूक्ष्मतम गोलाकार उदासीन कण होता है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु गोलाकार सूक्ष्मतम उदासीन कण होता है। यदि आवश्यकता है तो आप रदरफोर्ड के मॉडल के मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं क्या चीज़, रदरफोर्ड के मॉडल। फर्स्ट क्या था, परमाणु सूक्ष्मतम गोलाकार उदासीन कण है, ठीक। सेकेंड नंबर, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु मुख्य रूप से दो भागों से बना होता है। फर्स्ट भाग क्या होता है भाई, तो सूक्ष्मतम धनात्मक भाग नाभिक, जिसमें परमाणु का समस्त धनात्मक आवेश और भार निहित रहता है और परमाणु का आकार 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉन होता है
और दूसरा जो होता है नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान, जिसका आकार 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है, और उस खाली स्थान में भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर के कोष होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन खाली स्थान में उपस्थित कोषों में चक्कर लगाते हैं। थर्ड नंबर बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश कोषों में उपस्थित कुल ऋणावेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तीसरे नंबर से क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश उसके कोषों में उपस्थित कुल ऋणावेशों के क्या होता है, बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है धनात्मक नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रहीय मॉडल या सौर मॉडल भी की तुलना किया गया था। क्या बताए थे कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। पांचवा नंबर इन्होंने ये बताया कि जब निगेटिवली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली नाभिक के चारों ओर, मतलब कि धनात्मक नाभिक के चारों ओर जब ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन धनात्मक नाभिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है और अपनी तरफ खींचता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है। क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु आवेशित कण यदि सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उसके केंद्र से जो वृत्त होता है उसके केंद्र से एक बल कार्य करता है बाहर के घूमते हुए वस्तु पर, अभिकेंद्र बल जिसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण उसके केंद्र से अभिकेंद्र बल लगता है, जो कि उस वस्तु को बाहर की ओर धक्का देता है। तो इस प्रकार जो नाभिक का आकर्षण बल है, अभिकेंद्र बल, उसको क्या करता है, संतुलित कर देता है और बिना नाभिक में गिरे हुए आकर्षित होते हुए इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। तो ये जो है कि इनका मॉडल था, जो कि परमाणु की उदासीनता, नाभिक और नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश और भार के बारे में तो पूरा क्लियर जो है कि जानकारियाँ उपलब्ध कराया। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल की भी कमियां थी, जो कि दो कमियां इनके मॉडल की मुख्य थी। पहला कमी ये था कि परमाणु का जो मॉडल था रदरफोर्ड का, वो परमाणु के अस्थायित्व, परमाणु कैसे अस्थायी है, अस्थायी निकाय है, इस जो है कि बिंदु, इस पॉइंट को व्याख्या करने में असफल रहा। और दूसरा, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम यदि लिया जाए तो उसमें ऐसे सर्पिलाकार लगातार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइन आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रमी लाइनें अलग अलग आवृत्ति की आती है, ऐसे आती है, ऐसा नहीं आती है। क्यों? इन दो बातों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रूफ करने में
असफल रहा। पहला कि परमाणु कैसे अस्थायी है ये नहीं बता पाए, क्योंकि इनकी कमियां का उजागर कब हुआ, तो जब फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यदि कोई भी आवेशित कण मोशन करता है, गति करता है, तो वह अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में क्या करेगा, वो नष्ट करता है और फाइनली अंत में उसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वह वस्तु रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार रदरफोर्ड के कहने के अनुसार यदि यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है तो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को नष्ट करेगा और अंत में नाभिक में आकर के गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरने का मतलब कि परमाणु का विनाश। लेकिन ऐसा नहीं होता है, परमाणु नाभिक में नहीं गिरता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु एक अस्थायी निकाय है। कैसे अस्थायी निकाय है, इस बिंदु की व्याख्या करने में परमाणु का जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो असफल हो गया। परमाणु कैसे अस्थायी निकाय है इसकी व्याख्या करने में परमाणु का मॉडल फेल्यूर हो गया। और ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं रदरफोर्ड के अनुसार ऐसे सर्पिलाकार लगातार होनी चाहिए, लेकिन आती कैसे है, अलग अलग आवृत्ति की रेखाएं आती है। क्यों अलग अलग आती है, इस बिंदु की व्याख्या करने में भी रदरफोर्ड का मॉडल असफल रहा। अध्ययन कीजिए। इसके बाद अगले मॉडल के लिए हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।